हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की बहुत ही आसान भाषा में प्रिपरेशन करवाई जाती है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हमारी वीडियोस का लाभ उठाकर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा कर सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे पढ़ेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है नवोदय का एग्ज़ाम क्रैक करके नवोदय में पढ़ने का, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का एक रोड मैप देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं। यानी दोस्तों, फ्रेंड्स वही होता है जो हमारे काम आता है। तो हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या क्या काम आते हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन क्यों हैं। दुश्मन वो होता है जो हमारा नुकसान करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या नुकसान हैं, कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इसके अलग अलग जो मेथड है उन सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है, इसके बारे में डीप से स्टडी करेंगे। तो एक रोड मैप आपके सामने तैयार हो गया है। अब आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि आपको पता चल गया है हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म प्लस जीव। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। ये हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों, इन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। दोस्तों, इनमें से जो कुछ होते हैं वो जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक होती हैं, फंगस होती हैं जो ब्रेड पे ग्रो हो जाती है, उसको हम मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना देख ही नहीं सकते। तो ऐसे जीव जंतु जो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसी कारण इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, यानी सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको मेजर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। जो सबसे पहला ग्रुप है वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। दूसरा ग्रुप है फंगी, ये इसको फंजाई भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोआ, और चौथा ग्रुप है एल्गे यानी शैवाल। तो ये 4 है जो इसके मेन मुख्य 4 वर्गों में इनको बांटा गया है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक। दोस्तों, जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। लेकिन वायरस है जो इन चारों से अलग होते हैं। अब अलग क्यों होते हैं, इसका एक कारण है। कारण क्या है दोस्तों, कि जो वायरस होते हैं वो एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर ही क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, कोई भी प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया या बैक्टीरियम हो गया, उसी के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, यानी गुणन कर सकते हैं। इसीलिए जो वायरस है, विषाणु है, वो बाकी 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। दोस्तों, इन पांचों के बारे में हम बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं, और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans.
यानी दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी प्रकार की जो एनवायरनमेंट है उसमें पाए जाते हैं, चाहे ठंडा इलाका हो या फिर गर्मी हो, ठंड से लेकर गर्मी तक सभी इलाकों में पाए जाते हैं। और तो और दोस्तों चाहे रेगिस्तान हो या दलदली इलाका हो, दलदल में भी पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और एनिमल्स के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, संपूर्ण जैव मंडल में पाए जाते हैं। मिट्टी, जल, वायु सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सबके शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ वो भी सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे एल्गे या फंजाई फंगी वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले में रह सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ जो कवक हो गए, जीवाणु हो गए, ये क्या है, ये ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से दोस्तों अलग अलग तरह से पाए जाते हैं, रहने का इनका अलग अलग तरीका है। अब हम वन बाय वन इनके पांचों के बारे में, जो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, विषाणु है, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु की। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद ए रिजिड सेल वॉल सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स। यानी दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो बहुत ही छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लांट्स की तरह, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ये आप 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट्स में दोस्तों सेल वॉल होती है, वैसे ही बैक्टीरिया में भी एक रिजिड सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। दूसरा दोस्तों जो बैक्टीरिया है वो शेप के आधार पर 4 भागों में बांटे जाते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला जो टाइप है वो है बेसिलस बैक्टीरिया, यानी रोड शेप्ड, छड़ाकार शेप के आधार पर इनको बांटा जाता है। तो पहला है दोस्तों वो छड़ के आकार का होता है, रोड के शेप की बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं। दूसरा दोस्तों कोकस, जो कि स्फेरिकल होते हैं, यानी कि गोलाकार होते हैं, गोल गोल होते हैं, जैसे बॉल्स होती हैं वैसे उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तीसरा है स्पिरिलम यानी स्पाइरल, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, जैसे सांप होता है दोस्तों वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं। चौथा टाइप है दोस्तों विब्रियो, जो कि कैसे होते हैं, कोम शेप्ड के होते हैं, कोमाकार होते हैं। तो ये 4 इसके टाइप है दोस्तों शेप के आधार पर, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की। 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दोस्तों, पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम। और भी बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये दोनों क्यों लिखे हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया दोस्तों आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और अब इस चैप्टर में भी आगे पढ़ोगे। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। और लैक्टोबैसिलस का जो यूज़ होता है बैक्टीरिया का, वो दही बनाने में यूज़ किया जाता है, आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बैक्टीरिया में दोस्तों सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर प्लांट्स की तरह एक रिजिड सेल वॉल होती है। दूसरा इनके टाइप्स, 4 टाइप्स इसके याद रखने आपको, बेसिलस, कोकस, स्पिरिलम और विब्रियो। और दूसरा इसके बाद एग्जाम्पल्स भी इसके याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दूसरे ग्रुप फंगी यानी कवक की। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी दोस्तों जो फंगी होती है, कवक होती है, वो एक कोशिकीय भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दूसरा, दीज आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डू नॉट परफॉर्म photosynthesis, so are heterotrophs. For example, yeast, penicillium, aspergillus and rhizopus bread mold. दोस्तों जो फंगी होती है, कवक होती हैं, वो एक जीवों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ना ही ये प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम होता है वो करते हैं। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। लेकिन ये है दोस्तों, दिखने में ये प्लांट्स जैसे होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन ना तो इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ना ही ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, यानी ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दोस्तों, सबसे पहला ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस, ये कुछ फंगी के कवक के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं।
तो सबसे पहला यही याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन प्लांट्स जैसे होते हैं ना तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ना ही ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी ये नहीं करते। यानी ये क्या होते हैं दोस्तों, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और राइजोपस। राइजोपस और ब्रेड मोल्ड एक ही बात है, दोनों एक ही के नाम है। तो ये था दोस्तों फंगी यानी कवक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तीसरा ग्रुप जो कि है प्रोटोजोआ। These are a group of unicellular microorganisms which have animal-like characteristics। यानी दोस्तों जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का समूह होते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं। यानी दोस्तों जो पीछे हमने पढ़ा कि जो कवक है वो प्लांट्स की तरह होते हैं, लेकिन उनमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शैवाल में, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ऐसे जो प्रोटोजोआ है उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो क्यों क्यों इनमें जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑप्शन में 4 ग्रुप दे देगा, जिनमें से एक ऑप्शन प्रोटोजोआ भी होगा और यही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको इसका जो प्रॉपर्टी है कि जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, अमीबा और पैरामीशियम पूछ सकता है कौन से ग्रुप से है, तो ये प्रोटोजोआ से है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा ग्रुप जो कि है एल्गे यानी शैवाल। इट इज ए सिंपल प्लांट लाइक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द लैक ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी दोस्तों जो एल्गे यानी शैवाल होते हैं वो एक पादप सदृश जीवों का समूह होता है। इसमें लेकिन जड़ भी नहीं होती, तना भी नहीं होता और पत्तियां भी नहीं होती। जैसे कि आम भाषा में इसे काई कहते हैं। आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं उनके ऊपर काई आ जाती है, हरे रंग की होती है, या जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे आ जाती है, उग जाती है। तो इसी को हम शैवाल यानी एल्गे कहते हैं। प्लांट लाइक होते हैं लेकिन इनमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है और ना ही पत्तियां होती हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अब दोस्तों इनको प्लांट लाइक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा। तो वही काम इनमें भी होता है। जो एल्गे यानी शैवाल होते हैं वो भी लाइट ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी प्रकाश स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से उस प्रक्रम की हेल्प से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये थे इसके बारे में। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इसके 2 एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या याद रखना दोस्तों, सिंपल प्लांट लाइक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना ही लीव्स होते हैं। दूसरा, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तीसरा, इनको प्लांट लाइक क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि प्रकाश पोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। चौथा जो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो है वो एल्गे के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये था एल्गे के बारे में। अब हम पढ़ते हैं 5वां ग्रुप जो कि है वायरस यानी विषाणु। Viruses are non-cellular microscopic organisms that can reproduce only in a living cell। यानी दोस्तों जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ना तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और ना ही मल्टी सेलुलर, ये नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल के अंदर ही क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खुद की जो इनकी वृद्धि होती है वो किसी जीवित कोशिका में रहकर ही होती है। अगर ये किसी लिविंग सेल से बाहर रहेंगे तो खुद को मल्टीप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, किसी लिविंग सेल के अंदर ही ये खुद को मल्टीप्लिकेट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल या बैक्टीरियम के अंदर ही ये खुद का गुणन करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा दोस्तों जो है, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी बट बिकम एक्टिव इनसाइड द बॉडी। दीज कैन बी कलेक्टेड एज क्रिस्टल्स। जो वायरसेस होते हैं वो शरीर के बाहर तो ऐसे लगते हैं जैसे कि ये क्या है, निर्जीव है दोस्तों, मृत होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, ये
एक्टिव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, यानी कि सजीव हो जाते हैं। और इनको हम क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनको क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा भी किया जा सकता है। कुछ मोस्ट कॉमन डिसीजेज हैं दोस्तों, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये खांसी वगैरह, ये सब जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेज हैं, ये वायरस के द्वारा ही कोज की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि वायरस है जो नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये किसी भी होस्ट बॉडी के सेल के अंदर क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लिकेट करते हैं, यानी खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कोई भी परपोषी है, जैसे जीवाणु हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके जो सेल होते हैं उसी में खुद का गुणन करते हैं, यानी कि खुद को वृद्धि करते हैं खुद की। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये नॉन लिविंग होते हैं अगर शरीर के बाहर रहते हैं, और जब जैसे ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी सेल के अंदर चले जाते हैं किसी बॉडी के, तो ये वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और खुद की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी से बाहर रहते हैं तो निर्जीव होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग टाइप बिहेव करते हैं। उसके बाद जो आपको डिसीजेज याद रखनी है, पोलियो, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये जो बीमारियां हैं ये वायरस के द्वारा कोज की जाती हैं। पहले जो 4 ग्रुप्स हमने पढ़े हैं दोस्तों, उनके द्वारा कौन कौन सी डिसीजेज कोज की जाती हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यह हमारा पहला टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हुआ। इसमें हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये रह सकते हैं, इनको कितने ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया जाता है, और हर ग्रुप के बारे में उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या एग्जाम्पल है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, कौन कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी क्या क्या इनके यूज़ हैं। तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत से कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यानी दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में भी किया जाता है। जो आप दही खाते हो, ब्रेड खाते हो, केक खाते हो, उसमें इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। यानी दोस्तों प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। एल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तीसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी दोस्तों सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो एनवायरनमेंट को स्वच्छ करने में, क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब क्लीन करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों, जैसे जो हमने पिछले जो चैप्टर में मैन्योर के बारे में पढ़ा था, जो मतलब सब्जियों के छिलके होते हैं, ये प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, कोई भी मतलब वेस्ट होता है, कार्बनिक वेस्ट होता है, उसको जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा उसका अपघटन किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। और जब जो बैक्टीरिया उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो एक ऐसा उसका मैटर बना देते हैं, ऐसा पदार्थ बना देते हैं जो कि हार्मलेस होता है, यानी हानि रहित होता है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। यानी दोस्तों जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका यूज़ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, यानी कि जो दवाइयाँ बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में देखें तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और इसे आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसके यूजेस थे दोस्तों। अब इन सबको हम 1 बाय 1 डीप से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे दही बनती है, या केक बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, अल्कोहल बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसके बारे में 1 बाय 1 जो भी इसके यूज़ हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है इन फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री, यानी घरेलू उत्पाद बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे दही हो गया, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, इडली, डोसा, भटूरे, ढोकला, वाइन वगैरह में जो भी घरेलू उत्पाद यूज़ करते हैं उनको बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे दही यानी कर्ड की। कर्ड कंटेन्स several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. यानी दही में वैसे तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु बहुत ही जो मेन है, वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। It converts the natural sugar present in the milk into lactic acid. It multiplies in milk and convert it into कर्ड। यानी दोस्तों जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है वो क्या करता है, जो दूध में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। यानी अगर आम भाषा में कहें तो दूध में क्या करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है और
पूरा जो मिल्क है, दूध है, उसको भी दही में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखना है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और इसके साथ ही दोस्तों बैक्टीरिया का यूज़ पनीर बनाने में, अचार बनाने में और भी बहुत से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु का यूज़ किया जाता है। एक बात आपको और याद रखनी है दोस्तों, जो सूजी होती है, इडली होती है और भटूरे, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दही होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक होता है दही। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करती हैं यीस्ट की। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों। इसको गूथे हुए आटे में मिलाया जाता है, जिससे ये बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही रैपिडली जनन करता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है। और श्वसन के दौरान यानी जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, सांस लेता है, तो ये क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बुलबुले होते हैं वो आटे में भर जाते हैं, जिससे आटे का जो मतलब आयतन है, उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसी आटे का यूज़ किया जाता है दोस्तों ब्रेड, पेस्ट्री, या केक आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड, पेस्ट्री, केक होते हैं वो थोड़े फूले हुए होते हैं, यानी उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है लेकिन मटेरियल कम होता है, डेंस कम होते हैं, डेंसिटी कम होती है। तो ईस्ट का यूज़ भी किया जाता है फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री में। दूसरा है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। दोस्तों अगर बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब या एसिटिक एसिड का उत्पादन करना हो तो उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल या फिर जो फलों का रस होता है उसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। उस नेचुरल शुगर को ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, शराब में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार अल्कोहल या शराब का भी उत्पादन किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में किण्वन कहते हैं। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की, बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और जो ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी 1857 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको याद रखना है। लुईस पास्चर ने की थी फर्मेंटेशन की खोज 1857 ईस्वी में। तो ये था इसका कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का औषधीय लाभ। दोस्तों जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको या तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, या फिर कोई एंटीबायोटिक की गोली देता है, टैबलेट देता है, या फिर कोई कैप्सूल देता है। कोई भी जो आपको मेडिसिन दी जाती है उनका सोर्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है, यानी कि जो भी मेडिसिन्स हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। इस लेसन में हम एक तो एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे और एक वैक्सीन यानी टीके के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। The medicines used to kill or to stop the growth of disease-causing microorganisms are called antibiotics। यानी दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी औषधियाँ जिनका यूज़ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, उनको ही एंटीबायोटिक कहा जाता है या फिर प्रतिजैविक कहा जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है, औषधियाँ होती हैं जो डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो बीमारियाँ उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक का। आजकल दोस्तों बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स है वो बनाई जा रही हैं बैक्टीरिया और फंगी की मदद से, जीवाणु और कवक की मदद से बहुत सारी प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन आजकल हो रहा है। कुछ जो इसके एग्जाम्पल है दोस्तों कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये तीन नाम आपको याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल हैं जो कि फंगी और बैक्टीरिया इनकी हेल्प से बनाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं और साथ ही इसकी जो डेफिनेशन है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिसीजेज। यानी दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके फिर बनाई जाती है, उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है और बहुत सारी डिसीजेज की क्योर में, यानी कि बहुत सारी डिसीजेज को ठीक करने में, उनकी चिकित्सा में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो पशु आहार होता है, एनिमल की फीड होती है, उसमें भी एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं ताकि जो एनिमल्स हैं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है उनको रोका जा सके, यानी जो सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है, बीमारी लगती है अगर पशुओं में तो उसको रोका जा सके। साथ ही जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारी प्लांट डिसीजेज को रोकने के लिए भी यूज़ की जाती है, यानी कि जो
पौधों में बीमारियां लगती हैं प्लांट्स में, उनको रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो ये चारों के चार पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो डॉक्टर की सलाह पर ही आपको लेनी चाहिए, और जो भी इसका कोर्स होता है डॉक्टर बताता है उसी के हिसाब से इसे लेना चाहिए, अपनी मर्जी से इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक उस टाइम ले लेंगे जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो अगली बार जब भी आप बीमार होंगे और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उतनी प्रभावी नहीं होगी, यानी कि जो इसको इफेक्ट करना था, काम करना था, उतना काम ये नहीं करनेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अननेसेसरी रूप से यानी कि अनावश्यक रूप से जो एंटीबायोटिक लेते हो तो ये क्या करती है, शरीर में जो भी हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, उपयोगी जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, उनको भी ये नष्ट कर देती है। तो इसीलिए इसे डॉक्टर की सलाह पर जिस टाइम डॉक्टर कहता है उसी टाइम इसको लेना चाहिए जितना कोर्स वो बताता है। एक बात और जो याद रखनी है, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ये फ्लू हो गया, ये जो है दोस्तों इन पे एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये विषाणु के द्वारा कोज की जाती हैं, वायरस के द्वारा कोज की जाती है। तो सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, इसमें वैक्सीन काम करती है, टीका काम करता है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है और एंटीबॉडीज क्या होती है। दोस्तों, जब कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब यानी कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। और शरीर को यह भी याद रहता है कि अगर दोबारा से वह कभी भी माइक्रोब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, ये हमारे शरीर को याद रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो वैक्सीन होती है, टीका होता है, वो भी एक डेड और वीकेंड माइक्रोब होते हैं, यानी कि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको एक हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर इनका प्रवेश करवाया जाता है। और जैसे ये हेल्दी बॉडी के अंदर इनका प्रवेश करवाया जाता है, इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उसी के अनुसार लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जो रोग कारक होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं, और जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, डिसीज कैरिंग माइक्रोब होते हैं, उनसे हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो टीका होता है वो काम करता है, वैक्सीन कार्य करती है। हैजा, क्षय रोग, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जिनको वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है, टीके के द्वारा रोका जा सकता है। दोस्तों हमने पीछे जो एंटीबायोटिक पढ़ी थी उसमें एक नाम आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है दोस्तों, उसने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो ये आपको याद रखना है। और कब की थी? 1929 में इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी 1929 में। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, तो ये आपको याद रखना है। और जो एडवर्ड जेनर है दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक रोग होता है एक, चिकन पॉक्स कहते हैं जिसे, इसके लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और पीछे आपको लुईस पास्चर बताया था जिसने किण्वन की खोज की थी, फर्मेंटेशन की खोज की थी 1857 में। और दोस्तों आगे एक नाम और आएगा, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक जीवाणु होता है उसकी खोज की थी, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। एंथ्रेक्स रोग को कोज करने वाला एक जो जीवाणु होता है उसकी खोज की थी 1876 में, 1876 में रॉबर्ट कोच ने। तो ये चार नाम है दोस्तों, कब कौन सी खोज की थी और किसने, नाम तीनों चीज़ें याद रखनी, इनका नाम, इनका सन और कौन क्या चीज़ इन्होंने खोजी थी, किस चीज़ की इन्होंने खोज की थी। इन चारों में से एक हमेशा हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये चारों आपको याद करने हैं। तो दोस्तों ये वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा। वैक्सीन के बारे में दोस्तों जैसे आपको पता है कि बचपन में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, टीके लगाए जाते हैं। तो मतलब जो वैक्सीन है इनका बहुत ही आजकल बहुत ही बड़े स्तर पर इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, जिससे चाहे वो मनुष्य हो या कोई और जीव जंतु हो, उनको जो भी रोग होते हैं उनसे बचाया जाता है। अभी आपने देखा दोस्तों जो कोविड-19 बीमारी चली थी तो कोरोना वायरस के द्वारा होती थी, तो उसके लिए भी वैक्सीन बनाई गई थी, जो कोविशील्ड थी और एक और थी कोवैक्सीन थी जो। तो इनका जो काम होता है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, ताकि अगर कोई जो शरीर में रोग कारक अगर आ जाता है, कोई माइक्रोब आ जाता है, सूक्ष्म जीव आ जाता है जो रोग फैलाने वाला होता है, तो उससे लड़ने के लिए शरीर तैयार रहता है और हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनको हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं, यानी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने में ये हेल्प करते हैं, जिससे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का शुद्धिकरण। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी दोस्तों जब कोई जीव जंतु मर जाते हैं या गले सड़े जो प्लांट्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन्हें फेंक देते हैं, तो आपको पता है उनसे बहुत ही दुर्गंध आती है, बुरी स्मेल आती है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको, जो गले सड़े या मृत जो जीव जंतु होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनका अपघटन करके उन्हें एक सिंपल पदार्थ में, सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं। और दीज सिंपल सब्सटेंसेज are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो जो ये सिंपल सब्सटेंस बने दोस्तों, इनको जो मतलब अदर प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, और इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो गले सड़े या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं, जो गले सड़े मृत जो पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं दुर्गंध से भी, और इससे बीमारियां भी नहीं फैलती। तो इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। दोस्तों अब हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसकी एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी। ये 4 ग्रुप्स थे जो मेन थे, और एक और ग्रुप था वो था वायरस। तो इन 5 ग्रुप के बारे में हमने डिटेल से भी पढ़ा, और साथ ही हमने ये भी देखा ये किस किस कंडीशन में रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा जो कि है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे क्या क्या यूज़ आते हैं। सबसे पहला जो यूज़ जो हमने पढ़ा वो था घरेलू उत्पाद बनाने में, यानी जो की वस्तुएं होती हैं फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है। जैसे हमने पढ़ा था कि दही बनाई जाती है, उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है आटा बनाने में। ऐसे बहुत से पनीर, इडली, डोसा, केक वगैरह बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो यूज़ हमने पढ़ा वो है कमर्शियल यूज़, यानी जो अल्कोहल बनाई जाती है बड़े लेवल पे वो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा दोस्तों मेडिसिन बनाने में, जो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं या वैक्सीन यानी टीके बनाए जाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। चौथा यूज़ जो हमने पढ़ा वो था मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने में। जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी अभी अभी हमने पढ़ा, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके बाद हमने 5वां यूज़ पढ़ा जो था पर्यावरण का शुद्धिकरण, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में। तो अभी ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, और जो टॉपिक रहते हैं दोस्तों आगे हमने पढ़ने हैं वो है एक तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या नुकसान है वो पढ़ना है। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण, ये हमें पढ़ना है, इस क्या क्या इसके मेथड है वो पढ़ने हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी हमें पढ़ना है। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इसीलिए जो आगे के टॉपिक रहते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार और समझ सकते हो, और इसके नोट्स जरूर बना लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ भी नई नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आप जानते हैं दोस्तों लाइक शेयर करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करते हो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं उतनी ही जल्दी कोशिश करूँगा आपके लिए
लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने की। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कर लिया करो, इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।